जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी। जो पिछले की वीडियोस में मैंने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था फ्रेंड्स आपके साथ, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं ना। अब इस जो आज की वीडियो में कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ये जो चैप्टर है ना आपके एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और इसके बाद के जो वीडियोस है ना, वीडियो जो आएंगे ना उसमें आपके ये जो एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोर कंसेप्ट समझना है ना फ्रेंड्स, तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, बच्चे, वो भी वीडियो के हेल्प ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। तो कल का वीडियो है ना, उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज के जो टॉपिक्स है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ से करेंगे हम। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, यहाँ से करना है ना। अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे ना, वो जाके आप देखिए प्लेलिस्ट में, मैंने वो अपलोड कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है ना, नाम से ही पता चल जाता है कि बहुत सारे हमने रिसोर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको पिछले की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। आपको इन सारे रिसोर्स को मतलब प्लानिंग के थ्रू हमें यूज करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई किसी रीजन में कोई रिसोर्स होगा, मान के चलिए मिनरल रिसोर्स होगा, उसको हमें जुडिशियस यूज कैसे करना है, ये सारे आते हैं आपके प्लानिंग में ना। यानी कि ढंग से रिसोर्सेज को यूज करना, ये आप समझ सकते हो। अब प्लानिंग क्या होता है, ये एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है। यानी कि हर जगह है ना फ्रेंड्स, जब आप कोई काम करते हो उसमें भी प्लानिंग चाहिए ना, प्लान के थ्रू हम काम करते हैं। तो जब रिसोर्स की बात आते हैं ना फ्रेंड्स, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स के लिए क्या चाहिए, प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है ना। किसी भी रिसोर्स को हम जुडिशियसली यूज करना, उस रिसोर्स को यूज जब रिसोर्स को हम यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि प्लान के थ्रू हमें उस रिसोर्स को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब ये क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है। अब ये बहुत ही जरूरी है कंट्री लाइक इंडिया, यानी कि हमारे देश जो है ना फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकली बहुत बहुत ही बड़ा देश है। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, हमें क्या जरूरी है, रिसोर्स को प्लानिंग के थ्रू यूज करना बहुत ही जरूरी है ना। जैसे कि क्यों हमें जरूरी है रिसोर्स को प्लानिंग के थ्रू यूज करना, विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो पर्टिकुलर कोई रीजन होगा, सब कुछ वहीं पे रिसोर्स नहीं है ना। जैसे कि मान के चलिए कोई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन स्टेट्स में क्या है, मिनरल डिपॉजिट्स है, कोल डिपॉजिट्स है, बट वाटर रिसोर्स की कमी है ना। यानी कि जो हमारे देश में ना फ्रेंड्स, रिसोर्स क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्स यानी कि फैला हुआ है। उसमें क्या करना है, हमें रिसोर्स को प्लानिंग के थ्रू हमें यूज करना है ना। जैसे कि मान के चलिए बहुत सारे ऐसे रीजन है हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है, बट ऑन द अदर साइड कुछ रिसोर्सेज में और डेफिशिएंट है, ये आप समझ सकते हो, यानी कि कमी है। अब ऐसे भी रीजन है जो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानते हैं, यानी कि उन उन रीजन में क्या है ना फ्रेंड्स, उनके लिए रिसोर्सेज सेल्फ सफिशिएंट है, काफी है ना। बट ऐसे भी बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज है ना। यानी कि आप कुछ रीजन ऐसे भी देखेंगे ना फ्रेंड्स देश के अंदर, जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे स्टेट्स लाइक झारखंड ले लीजिए आप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में क्या है, रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स। यानी कि मिनरल और कोल डिपॉजिट्स इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा है। अगर आप अरुणाचल में जाएंगे ना फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट में एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट लेक इसमें है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में ना। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इतना डेवलप नहीं है, बट वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, देश भर में क्या है, हमारे रिसोर्सेज जो है ना वो फैला हुआ है, यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब इसके लिए क्या चाहिए, हमें प्लान चाहिए ना, इसी को हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। स्टेट्स लाइक राजस्थान जैसे है ना फ्रेंड्स, स्टेट्स में क्या है, स्टेट में सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट वाटर रिसोर्स की कमी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी इन रिसोर्स है ना। अब कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख जो है ना फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये आइसोलेटेड है पूरे कंट्री से। क्यों, हिली रीजन के साथ साथ माउंटेनस रीजन है, बट यहाँ पे रिच कल्चरल हेरिटेज है। तो लद्दाख का जो कल्चरल हेरिटेज है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही मशहूर है, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे ना। बट डिफिशियंट है कि इसके अंदर वाटर रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल रिसोर्स है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही डिफिशियंट है। दैट्स व्हाई हमें क्या चाहिए, दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। यानी इन सारों को है ना फ्रेंड्स, किसी रीजन में कमी
किसी रीजन में रिसोर्स की कमी है तो किसी रीजन में रिसोर्स बहुत ज्यादा है। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, है ना। किस लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, रीजनल लेवल पे और इवन लोकल लेवल्स पे भी जो है ना फ्रेंड्स, हमें रिसोर्स को जुडिशियसली यूज करने के लिए क्या चाहिए, हमें रिसोर्स प्लानिंग। क्या आप समझ सकते हो। अब जो रिसोर्स प्लानिंग जो है ना फ्रेंड्स हमारे देश में कैसा होता है, देखिए रिसोर्स प्लानिंग एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, फर्स्ट क्या करना, उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना कि भाई वो रिसोर्स है कहाँ, है ना। उसके बाद उस रिसोर्स को फिर इन्वेंट करना जो किसी रीजन में होगा। जैसे मान के चलिए अभी आपने रिसेंटली सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर के जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे लिथियम डिपॉजिट्स को डिस्कवर किया है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई किया होगा, उसके बाद फिर उसको इन्वेंट किया होगा ना। अब इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, फर्स्ट उसको सर्वे करना कि भाई वहां पे जाना है ना, उस एरिया को फिर पहले सर्वे करते हैं, फिर उस एरिया को मैपिंग की जाती है ना, ये आप समझ सकते हो। फिर देखते हैं कि भाई वहाँ के जो रिसोर्स का क्वालिटी क्या है, वहाँ का जो रिसोर्स जो जिसको हमने सर्वे और मैपिंग किया ना, उसका क्वांटिटी देखते हैं कि भाई कितने कितना बड़ा है ना फ्रेंड्स, किस क्वांटिटी में वहाँ पे रिसोर्स है। इसको कहते हैं हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, है ना। इसके साथ साथ उसको मेजर करना है ना। उसके बाद क्या होता है, मेजरमेंट करना उस रिसोर्स को, यानी कि आपके आइडेंटिफाई के साथ साथ रिसोर्स को इन्वेंट करना। अब इसमें क्या आते हैं आपके सर्वे, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के साथ साथ मेजरमेंट करना। तो ये है फर्स्ट प्रोसेस इन रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड क्या है ना फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पिछले की वीडियो में बोला था, प्लानिंग जब कोई रिसोर्स हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको इन्वेंट किया, उसके बाद क्या होता है, प्लानिंग का एक प्लान स्ट्रक्चर होता है ना। अब इसमें क्या क्या चाहिए, जो मैंने पहले आपको बोला था, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किलफुल लोग चाहिए ना। इसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। जैसे कि आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी ये वीडियो में भी डिस्कस किया था, कोई जब रिसोर्स है ना, उसका आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जब इन्वेंट की जाती है ना, तो वहाँ पे क्या लगाना है, हमें टेक्नोलॉजी लगाना है वहाँ पे माइनिंग करने के लिए ना। फिर वहाँ पे स्किलफुल लोग चाहिए, उसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, है ना। जैसे कि हमारी सरकार, एक आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, इस तरह से होते हैं। अब थर्ड में जो जो थर्ड है ना फ्रेंड्स, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में हम कैसे करते हैं प्लानिंग प्रोसेस को। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यानी कि एट द एंड तो ये सारा नेशनल डेवलपमेंट, पूरे देश का एक डेवलपमेंट प्लान है ना, उसको मैच करना कि भाई उस रिसोर्स का जब माइनिंग करके हमें निकाल के लाना है ना, उसके डेवलपमेंट को लेके पूरे देश के नेशनल डेवलपमेंट प्लान को क्या करना, मैच करना। अल्टीमेट एट द एंड तो पूरे देश के लिए ना, तो इस तरह से मैच करना। तो ये है फ्रेंड्स आपके प्लानिंग प्रोसेस कैसे होते हैं, 3 पॉइंट्स ये बहुत ही जरूरी है ना। अब हमने बहुत ज्यादा एफर्ट किया फ्रेंड्स अपने देश के गोल्स को अचीव करने के लिए, कि भाई हमारे जब देश के है ना, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या इम्प्लीमेंट किया था, 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 साल का एक टारगेट हम फिक्स करते हैं, फिर उस टारगेट को हम अचीव करते हैं। इसको जो है ना फ्रेंड्स, इस 5 साल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें हमने क्या किया था, एग्रीकल्चर को, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमें एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट बनना था, है ना। इस तरह से जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से जब हमने लॉन्च किया ना आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, तभी से हम क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्स को जो है ना फ्रेंड्स, हम प्लान के थ्रू हम यूज कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हो। अब ये इसके बाद है फ्रेंड्स, किसी भी रीजन में ना रिसोर्स होना बहुत ही जरूरी है उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, ये आप समझ सकते हो, है ना। बट ऐसे भी रीजन है ना फ्रेंड, जहाँ पे रिसोर्सेज तो है ही, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। अब उससे क्या डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा ना, जो पिछले की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस किया था। अब जैसे देखिए कुछ रीजन ऐसे भी है हमारे कंट्री में, जहाँ पे रिच है रिसोर्सेज में, बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन सही ढंग से नहीं है ना, ये आप समझ सकते हो। बट ऑन द अदर साइड ऐसे भी रीजन है जो रिसोर्स में पुअर है ना, वहाँ पे रिसोर्स की कमी है, बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो इस तरह से वहाँ पे क्या होगा, इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी जब अच्छी होते हैं ना फ्रेंड्स, तो रीजन क्या होता है, इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप होता है ना। जैसे आप मान के चलिए इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया के लेवल पे जापान ले लीजिए ना, जापान में रिसोर्सेज की कमी है, बट वहाँ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन बहुत जबरदस्त है ना। दैट्स वाई चाइना, सॉरी, जापान जो है ना फ्रेंड्स, डेवलप कंट्री में आते हैं, ये आप समझ सकते हो। तो इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही जरूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए, आप समझ सकते हो।
अब देखिए फ्रेंड्स, द हिस्ट्री ऑफ colonization रिवील दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। यानी कि जो बाहर से जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे ना फ्रेंड्स, जैसे मान के चले ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स किस रीजन में मतलब उन्होंने अपना कॉलोनी बनाया जहाँ पे रिच रिसोर्सेज है, वहां पे वो खनन करते थे, माइनिंग करते थे, फिर जाके वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे ना अपने इंग्लैंड में। तो इस तरह से जब हम हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन जब पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, वहां पे भी हमें पता चल जाते हैं कि जब फॉरेन इन्वेडर्स जब आते थे ना, वो कहाँ पे अपना कॉलोनी बनाते थे जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते थे ना। अब उनके साथ साथ टेक्नोलॉजी उनके पास होते थे, तो वो आपने जहाँ पे उन्होंने कॉलोनी बनाया वहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी यूज करते थे, फिर वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते थे ना, वो उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके उसके ऊपर सुप्रीमेसी यानी कि अपना पावर जो है ना फ्रेंड्स, मतलब पावर के थ्रू अपने जहाँ पे रिसोर्स होते थे अपना पावर, उनके पास पावर होते थे ना, क्यों? क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप थे, टेक्नोलॉजी था ना, तो वो वहां से रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके बाहर शिफ्ट करते थे, आप समझ सकते हो। दैट्स व्हाई किसी अगर रीजन में रिसोर्सेज हो ना फ्रेंड्स, वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। ओनली व्हेन देयर आर accompanied by, पर उसके साथ साथ क्या चाहिए? रिसोर्स के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल चेंज चाहिए। ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, जो मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया था। अब इन चीजों में जब कॉलोनी बनाया ना फ्रेंड्स, हमने भी बहुत कुछ सीखा है ना। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also technology, quality of human resources, and historical experiences of the people. यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए थे ना फ्रेंड्स, हमने भी बहुत कुछ सीखा है ना कि भाई हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है वो मैंने आपको क्लास 8 की ज्योग्राफी में अच्छे से डिस्कस किया था। ये सारे है ना फ्रेंड्स जो मैंने पहले की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। पहले नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो इन सारी चीजों की वजह से हमने भी बहुत कुछ डेवलप किया है आज तक, है ना, ये आप समझ सकते हो। अब अभी अभी तक जो है ना फ्रेंड्स, हम रिसोर्स को डिस्कस किया, रिसोर्स प्लानिंग कैसे प्लान होते हैं रिसोर्स में ना, इस तरह से हम जुडिशियसली यूज करते हैं अपने पर्टिकुलर रिसोर्स को। अब क्या रिसोर्स आज के लिए हमें सब कुछ खत्म करना है? नहीं ना, कल फ्यूचर के लिए भी रखना है, ये जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, वो मैंने आपको पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। इसी को कहते हैं फ्रेंड्स हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स को हमें कैसे कंजर्व करना है। अब रिसोर्स जो है ना फ्रेंड्स, वो वाइटल है और डेवलपमेंटल एक्टिविटी है ना, डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स बहुत ही जरूरी है। अगर हमने इरेशनल कंजम्पशन यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया किसी रिसोर्स को, यानी ओवर यूटिलाइजेशन किया रिसोर्सेज को, उससे क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, और होता भी है ना। वो कैसे होता है वो मैंने आपको पहले की वीडियो में डिस्कस किया। अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? रिसोर्स को कंजर्व करना है अलग अलग लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, है ना। अब इसको लेके है ना फ्रेंड्स, रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके हमारे बहुत सारे लीडर्स एंड थिंकर्स ने अपना अपना व्यू रखा। जैसे हमारे गांधी जी क्या कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके? देयर इज इनफ फॉर एवरी बॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड। यानी कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि हम मतलब देयर इज इनफ फॉर एवरी बॉडीज नीड, यानी कि सबके नीड को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्स इनफ है हमारे पास, बट नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड, बट किसी के लालच के लिए नहीं है ना। जैसे इनका बोलने का क्या मतलब था? ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, है ना, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आप समझ सकते हो, जब एक एक आदमी के पास सब कुछ रिसोर्स जाएंगे, वो क्या करेंगे? रिसोर्स को एक्सप्लॉइट तरीके से वो यूज करेंगे ना, वो अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब यही गांधी जी का गांधी जी जो ये है ना फ्रेंड्स, देयर इज इनफ फॉर एवरी बॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रेड, बोलने का क्या मतलब था? एज अ रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि जब एक आदमी के पास सब कुछ चला जाएंगे ना, वो वहां पे अपने टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, उससे क्या होगा? रिसोर्स डिप्लीशन हो जाएंगे, रिसोर्स पूरा खत्म हो जाएंगे एट ग्लोबल लेवल। अब गांधी जी किसके अगेंस्ट है? मास प्रोडक्शन, यानी कि एक आदमी के पास जब जाएंगे ना, वो सब कुछ अपना प्रोडक्शन, यानी कि वो मास प्रोडक्शन करेंगे, उनके अगेंस्ट था। और गांधी जी रिप्लेस करने चाहते थे मास प्रोडक्शन को इसमें विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि सबके लिए ना। यानी कि बोलने का यही मतलब है, देयर इज इनफ फॉर एवरी बॉडीज नीड। जब सबके पास जाएंगे ना, तो क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मास, यानी कि सबके पास जाएंगे ना, तब क्या होगा? रिसोर्स को एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे ना। तो ये आप समझ सकते हो, यानी कि बोलने का क्या मतलब है? देयर इज इनफ फॉर एवरी बॉडीज नीड, यानी कि रिसोर्स हमारे पास इतना है कि हम सबके नीड के लिए इनफ है,
नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रेड है ना, यानी कि एक आदमी के पास लालच के लिए नहीं। जब एक आदमी के पास सब कुछ आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो सब कुछ रिसोर्स अपने टेक्नोलॉजी के दम पे वो सब कुछ खत्म करेंगे, है ना, ये आप समझ सकते हो। और गांधी जी अगेंस्ट है मास प्रोडक्शन, है कि जब एक आदमी के पास सब कुछ चला जाएंगे तो वो मास प्रोडक्शन करेंगे ना, और रिप्लेस करना चाहते थे मास प्रोडक्शन को किसमें, प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि बोलने का क्या मतलब है, इक्वलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ये आप समझ सकते हो। अब रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके ना फ्रेंड्स इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट कब हुआ था, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमेटिक तरीके से ना, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई हमें रिसोर्स को कंजर्व कैसे करना है, ये हुआ था क्लब ऑफ रोम में ना, जिसको हम बोलते हैं क्लब ऑफ रोम में। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1968 में। उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, 1974 में गांधीयन फिलोसफी को लेके प्रेजेंट किया। तो मजा ने अपने बुक में ना स्मॉल इज ब्यूटीफुल में कि भाई रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना है, उन्होंने अपने बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में फिर से प्रेजेंट किया भाई गांधीयन फिलोसफी को लेके, यानी कि जो पर हमने गांधीयन फिलोसफी पढ़ा ना, देयर इज इनफ फॉर एवरी बॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड, इस फिलोसफी को लेके उन्होंने अपने बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में फिर से प्रेजेंट किया। इसके बाद कंट्री जो है ना फ्रेंड्स, सिमिलर कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि पूरी दुनिया के लेवल पे हमें कैसे रिसोर्स को कंजर्व करना है, इसको लेके एक कमीशन आती है फ्रेंड्स, जिसका नाम है ब्रनलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये आते हैं 1987 में। ये रिपोर्ट जो है ना फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करते हैं इस कंसेप्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो ये बहुत ही जरूरी बन जाते हैं ना किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यानी कि ब्रनलैंड कमीशन रिपोर्ट आया था 1987 में, इसने इंट्रोड्यूस किया किस कंसेप्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो, यानी कि इससे जो पहला वीडियो अपलोड हो चुके हैं ना फ्रेंड्स, वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब इस ब्रनलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आया ना फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसने क्या एडवोकेट किया, इट मीन्स ए रिसोर्स कंजर्वेशन, है ना, एट द एंड तो रिसोर्स ही कंजर्व करना है ना हमारे लिए। अब इसको लेके ना फ्रेंड्स ब्रनलैंड कमीशन को लेके सब्सिक्वेंट एक बुक पब्लिश होते हैं जिसका टाइटल क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि सबका फ्यूचर, सबका एक कॉमन फ्यूचर है ना, आप समझ सकते हो। इसके बाद अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है ना फ्रेंड्स, अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ था, है ना फ्रेंड्स, वो मैंने आपको पहले की वीडियो में डिस्कस किया था, रियो डी जेनेरियो का समिट, वहां पे आप जाके देखिए ना। तो ये है ना फ्रेंड्स, ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना फ्रेंड्स पार्ट पॉइंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ये इसको याद रखिए, जैसे कि आवर कॉमन फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, है ना, ब्रनलैंड कमीशन रिपोर्ट, है ना, ये सारे बहुत ही जरूरी है, ये आप समझ सकते हो। अब लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं देखिए। अब है ना फ्रेंड्स, हम कहाँ रहते हैं, धरती पे लैंड के ऊपर, है ना, वी परफॉर्म, अब हम सारे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहाँ पे करते हैं, लैंड के ऊपर, तो लैंड बहुत ही जरूरी है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब हम क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, लैंड को अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। अब क्या है, लैंड नेचुरल रिसोर्स है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही जरूरी है ना, हमारे लैंड ये जो हमें सपोर्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को, ये सारे ना फ्रेंड्स कहाँ पे होते हैं, सब कुछ लैंड पे होते हैं। दैट्स व्हाई लैंड बहुत ही जरूरी नेचुरल रिसोर्स है, इसकी कंजर्वेशन, यानी कि लैंड रिसोर्स की कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। अगर लैंड इज एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड, सॉरी फ्रेंड्स, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग, यानी कि हमारे पास लैंड तो है ही, बट है ना, उसको हमें केयरफुली कैसे यूज करना है, ये भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि लैंड है यार हमारे पास अलग अलग टाइप के लैंड है, हिली रीजन है, माउंटेनियस है, प्लेन है, ये सब कुछ लैंड पे आते हैं ना, इसी लैंड के ऊपर नेचुरल वेजिटेशन है, ह्यूमन लाइफ भी इसी लैंड के ऊपर है, वाइल्ड लाइफ भी इसी लैंड के ऊपर है, तो लैंड के जो है ना फ्रेंड्स प्लानिंग तरीके से हमें लैंड को यूज करना बहुत ही जरूरी है, ये आप समझ सकते हो। अब जब हमारे देश इंडिया जो है ना फ्रेंड्स, इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, जैसे मैंने अभी बोला माउंटेन रीजन है, प्लेटो है, पठार, प्लेन्स है, आइलैंड्स है ना, ये आप समझ सकते हो। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, हम अपने लैंड को किस तरह से यूज करते हैं, जिसको हम लैंड यूज बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए फ्रेंड्स 43% जो हमारे पास लैंड है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, प्लेन है, ये आप याद रखिए, यानी कि प्लेन
कितने परसेंट है, 43%। ये आप याद रखिए, विच प्रोवाइड्स। अब ये जो हमारे प्लेन जो एरिया है ना फ्रेंड्स, जो हमारे पास 43% है, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए। माउंटेन जो है ना फ्रेंड्स 30% है, यानी कि माउंटेन भी अपने आप में बहुत ज्यादा है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे जो कंट्री का जो लैंड एरिया का 30% है ना, वो किसके अंडर कवर है, माउंटेन एरिया है ना, ये आप याद रखिए। अब ये किसके लिए फायदा है, हमारे पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, यानी कि ये पेरिनियल क्या होते हैं, एफिमेरल क्या होते हैं, और सीजनल रिवर हुआ, उसको मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखे, आप जाके देखिए ना, वो प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, तब से मैंने कुछ वीडियोस को पेरिनियल क्या होता है, एफिमेरल वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यानी कि क्या बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जो हमारे पास माउंटेन है ना, वो 30% ऑफ लैंड एरिया है हमारे कंट्री का। अब ये इंश्योर करते हैं, यानी कि हमारे माउंटेन क्यों जरूरी है, क्योंकि पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, पेरिनियल हुआ कंटिन्यूअस फ्लो होना, जैसे मान के चलिए गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, इंडस रिवर हुआ, ये है ना, ये सारे रिवर्स क्या है, पेरिनियल फ्लो, यानी कि थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है ना, फ्लो होती रहती है। क्यों, स्नो मेल्ट होते हैं, फिर जहां से स्नो मेल्ट होता है ना, वो रिवर्स थ्रू आउट द ईयर बहते रहते हैं, यानी कि फ्लो होती रहती है, इसको हम कहते हैं पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। इसके साथ साथ माउंटेन हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फॉर टूरिज्म के लिए ना, ये आप समझ सकते हो। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इकोलॉजिकली भी बहुत ही जरूरी है हमारे माउंटेन रीजन है ना, ये आप समझ सकते हो। उसके बाद 27% जो है ना फ्रेंड्स, कंट्री का एरिया वो किसके अंडर है, प्लेटो रीजन, यानी कि पठार के, जो साउथ इंडिया जो है ना फ्रेंड्स, हमारे साउदर्न पार्ट, वो ये वाले पार्ट क्या है, हमारे पठार है ना, यानी कि प्लेटो है, टेबल लाइक लैंड, ये आप समझ सकते हो। प्लेटो का मतलब ये होता है टेबल लाइक लैंड। अब पेनिनसुलर प्लेटो क्या हुआ, जो तीन साइड से पानी होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, इट पोजेसेस रिच रिसोर्स फॉर मिनरल। अब लैंड के ऊपर क्या है, मिनरल्स भी बहुत है, फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है, तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, लैंड हमारे लिए कितना मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज भी अपने आप में बहुत ही हमें जरूरी बनता है ना, ये आप समझ सकते हो। अब देखेंगे फ्रेंड्स, हम जो है ना फ्रेंड्स, लैंड को किस हिसाब से यूटिलाइज करते हैं, किस लेवल से हम यूटिलाइज करते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, यानी कि कुछ काम में हम है ना लैंड को यूज करते हैं, जैसे फॉरेस्ट के अंदर वो सारे लैंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो हम कल्टीवेट के जो डिसाइड हम कल्टीवेशन जो है ना फ्रेंड, जैसे कि बैरन एंड वेस्टलैंड, यानी कि जो बंजर जमीन होते हैं ना, उसको हम कहते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड। ये क्या है, ये सारे नॉन अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पे हम कल्टीवेट नहीं करते ना, यानी कि खेती बाड़ी नहीं करते हैं, ये हुआ बैरन एंड वेस्टलैंड फर्स्ट। उसके बाद है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, बहुत सारे ऐसे भी लैंड का पार्ट है जहाँ पे हम जैसे कि बिल्डिंग्स बना, जो अर्बन एरियाज है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं हम, रोड्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज, ये सारे किस में आते हैं, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ये जरूरी है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए। इसके बाद है फ्रेंड्स, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब ये क्या होता है देखिए, अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या क्या आते हैं, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, जो हमें लाइफ स्टॉक है ना फ्रेंड्स, हमारे पास जो लाइफ स्टॉक्स है उनके लिए लैंड है, उनके लिए है ना, क्या है, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे हम अपने लाइफ स्टॉक को चराने लेते हैं, इसको हम कहते हैं परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ये किस में आता है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ये आप याद रखिए। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे कि आपके ग्रुप्स हुआ, नॉट इंक्लूडिंग नॉट नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या होते हैं, हम नीचे डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या आते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो लेफ्ट जो हम है ना फ्रेंड्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि वो सारे लैंड जो हम यानी कि जहाँ पे हम खेती बाड़ी 5 साल से नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ के रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई लैंड होगा, पीस ऑफ लैंड है ना, जो हम 5 साल से, यानी कि 5 साल से पहले यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा होगा ना, यानी कि 5 साल से इसमें कोई हम अभी कल्टीवेट नहीं कर रहे, हम उसको कहते हैं हम कल्चरेबल वेस्टलैंड। यहाँ लिखा है ना, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, यानी कि ऐसे ही हमने छोड़ के रखा है, यहाँ पे हम कुछ कल्टीवेट नहीं कर रहे, तो उसको हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये आप समझ सकते हो। उसके बाद है फ्रेंड्स फेलोलैंड्स। अब क्या होता है फेलोलैंड्स, करंट फेलो। अब करंट फेलो क्या होते हैं, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कोई पीस ऑफ लैंड होगा, हम उसको 1 साल या 1 साल से कम है ना, यानी कि 6, 7, 8, 9 महीने उसको ऐसे ही रखा हुआ है।
अब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर कल्टीवेट नहीं कर रहा होगा ना, तो उसको हम कहते हैं करंट फेलो, है ना। यानी कि यहाँ लिखा है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कि 1 साल से कम यहाँ पे हमने ऐसे ही छोड़ के रखा है, तो उसको हम कहते हैं करंट फेलो। उसके बाद है फ्रेंड्स अदर देन करंट फेलो। अब ये क्या है, 1 से 5 साल, ये अगर पीस ऑफ लैंड है, इसको हमने 1 से 5 साल के जो बीच में है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही छोड़ के रखा है, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। इन 1 साल से 5 साल के बीच में ऐसे ही हमने कहीं छोड़ के रखा होगा ना कोई लैंड, तो उसको हम कहते हैं अदर देन करंट वैल्यू। तो ये जो ऊपर जो है ना फ्रेंड्स कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये क्या है, मोर देन 5 ईयर्स, यानी कि जो 5 साल से उसको ज्यादा हो गया, हमने ऐसे ही छोड़ के रखा है ना, तो उसको हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। बट यहाँ पे क्या है, अदर देन करंट वैल्यू में 1 से 5 साल में हमने ऐसे ही छोड़ के रखा है किसी पीस ऑफ लैंड को, तो उसको हम कहते हैं अदर वैल्यू, अदर देन करंट वैल्यू। यहाँ पे याद रखिए। आई होप आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, जितना मेरे से हो रहा है ना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या हुआ, जो 5 साल से ज्यादा हमने एग्रीकल्चर ईयर्स में ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ किसी पीस ऑफ लैंड को। करंट वैल्यू क्या हुआ, 1 साल या 1 साल से कम है ना, किसी लैंड को हमने ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ एग्रीकल्चर ईयर में। और अदर देन करंट वैल्यू क्या हुआ, 1 से 5 साल के बीच में हमने ऐसे ही छोड़ कर रखा हुआ ना, उसको हम कहते हैं अदर देन करंट वैल्यू। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी होते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अब नेट सोन एरिया क्या होता है देखिए, नेट सोन एरिया का मतलब हुआ फ्रेंड्स द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन व्हिच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नाउन एज नेट सोन एरिया, यानी कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जहां पे हम साल में एक क्रॉप जो है ना फ्रेंड्स हमेशा जो है ना सोन करता होगा ना, तो उसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया। यानी कि वो फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, कोई इतना है ना पीस ऑफ लैंड होगा, यहाँ पे हम एक साल में उसको 1 साल में है ना फ्रेंड्स क्रॉप्स कहीं ना कहीं हम सोन करते होंगे और वहां से हम हार्वेस्ट भी करते होंगे ना, तो उसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया, है ना। कि भाई वो जैसे कि मान के चलिए ये फील्ड इतना बड़ा है, तो ये हुआ ना यहाँ से यहाँ तक इसका नेट सोन एरिया, यानी कि इसी नेट सोन एरिया के अंदर हम 1 साल के अंदर एक क्रॉप्स को हम जरूर उगाते होंगे ना, यानी कि सोन करते हुए, तो इसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया, ये आप याद रखिए। इसके बाद है आपके ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इन दोनों में फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, है ना। नेट सोन एरिया के साथ साथ एक पीस ऑफ लैंड के अंदर हम एक या एक से ज्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि वो एरिया जहां पे हम नेट सोन एरिया तो है ही है ना, ये नेट सोन एरिया है। अब इसके अंदर एक या एक से ज्यादा हम क्रॉप्स को है ना ग्रो करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये आप याद रखिए, एक या एक से ज्यादा क्रॉप्स। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, हम किस तरह से हमारे लैंड जो है ना फ्रेंड्स किन किन यूजेस में हम हमारे लैंड है आप देखेंगे, एक एक पॉइंट्स है ना। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज, अब ये जो है ना फ्रेंड्स लैंड को, किसी भी टाइप के लैंड को हम किन किन फैक्टर्स को हम देखते हैं, टोपोग्राफी की, भाई हिली रीजन होगा तो फॉरेस्ट होंगे ना, इस तरह से टोपोग्राफी पे हम डिपेंड है। क्लाइमेट पे डिपेंड है, अगर प्लेन एरिया होगा, गर्मी ठीक ठाक होगी, तो हम वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। सॉइल का टाइप्स क्या है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है ना, वहाँ पे राइस कल्टीवेशन होती है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, जहाँ पे हाईली टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होगी ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा। कल्चर एंड ट्रेडिशन वहाँ की क्या है, तो इस तरह से ना फ्रेंड्स हम लैंड यूज करते हैं हमारे देश के अंदर। जैसे देखिए ये जो पाई चार्ट है ना फ्रेंड्स, इसको आप समझना बहुत ही जरूरी है। अब जो फॉरेस्ट जो है ना फ्रेंड्स, ये है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960-61 की। तब फॉरेस्ट के जो है ना फ्रेंड्स एरिया हमारे पास कितने थे, 18.11%। अब उसको इंक्रीज किया है ना फ्रेंड्स, अच्छी बात है, 23.3%, ये आप समझ सकते हो। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स आप समझ सकते हो बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये कितने परसेंट है, 12.1%। अब उसको हमने कम करके कहा, उसको कम करके 5.5% पे लाया। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स पाई चार्ट को आप समझ सकते हो, आप खुद पढ़ सकते हो ना इस तरह से। जैसे नेट सोन एरिया है ना फ्रेंड्स, नेट सोन एरिया को पहले 45.26, आप 45.5, इस तरह से आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। ये सोर्स कहाँ से लाया है, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 के ना, ये आप समझ सकते हो।
अब जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ना फ्रेंड्स हमारे देश के कितने हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा जो है ना फ्रेंड्स हमारा हमने खाली 93% या अभी तक हमने डेटा लिया है ज्योग्राफिकल जो एरिया हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से। क्यों? बिकॉज लैंड यूज रिपोर्टिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना फ्रेंड्स हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अभी हमने उसका डेटा नहीं लिया है। और इसके साथ साथ एक्सेप्ट आसाम, आसाम के बगैर जो बाकी जो रेस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना वहां से हमने अभी डाटा कलेक्ट ही नहीं किया है। इसीलिए यहाँ पे कितने परसेंट का डेटा है 93% है ना। जैसे कुछ रीजन जैसे कि फॉर एग्जांपल सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के अंदर एंड चाइना के अंदर है ना उसको भी हमने अभी सर्वे नहीं किया है। दैट्स वाई हमारे पास खाली अभी कितने परसेंट का डेटा है 93% है ना, ये आप समझ सकते हो। देखिए द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स हैज आल्सो डिक्रीज, यानी कि जो परमानेंट पास्चर जो होता है ना फ्रेंड्स जहाँ पे हम लाइफ स्टॉक चराते हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं ना। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपने लाइफ स्टॉक को चराने के लिए जगह ही सब कुछ खत्म कर लिया, ऐसा भी नहीं है ना। However, we are able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? यानी कि फिर भी हम है ना फ्रेंड्स डिक्रीज तो हो रहा है हमारे पास्चर लैंड्स, फिर भी हमारा जो लाइफ स्टॉक जो केटल पॉपुलेशन है ना हम यहाँ पे चराने ले जाते हैं, ये आप समझ सकते हो। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स आर, अब क्या होता है जो करंट फैलो लैंड वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया either to poor quality of coast cultivation of such land is very high है ना। यहाँ पे जो हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड है ना यहाँ पे कल्टीवेशन करना बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि हम उसको कन्वर्ट करना है ना। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था है ना फ्रेंड्स 12.1 से हमने कम करके कहाँ लाए 5.5% पे, आप समझ सकते हो। Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area then the percentage of net sown area in India comes to 54% of total reporting area। अगर हम इन लैंड्स को जो परमानेंट जो पास्चर जो है ना फ्रेंड्स ये भी कम होते जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स यहाँ पे करंट फेलो जो हमने छोड़ के रखते हैं ये अगर इन सबको अगर हम नेट सोन एरिया में डाल देंगे ना अभी तो फिलहाल के लिए हमारे पास नेट सोन एरिया कितना है 43% लगभग है ना, ये आप चार्ट में देख सकते हो 45.5 सॉरी फ्रेंड्स। तो अगर इन सबको है ना फ्रेंड्स करंट फेलो लैंड भी हम इस सबको इनमें इंक्लूड कर देंगे ना तो हमारे पास पता है कितने जाएंगे 54%। अब ये समझ सकते हो फ्रेंड्स है ना, इनके बगैर जो नेट सोन एरिया है ना हमारे पास 45% है, ये आप सोचिए ना। अब कुछ रीजन में क्या है ना द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम स्टेट टू अनदर है ना, यानी कि कुछ स्टेट में नेट सोन एरिया बहुत ज्यादा है कुछ स्टेट्स में कम है। जैसे कि 80% जो है ना फ्रेंड्स टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इन स्टेट्स में खाली 10% नेट सोन एरिया है, बट आप ऑन द अदर साइड पंजाब और हरियाणा में जाएंगे ना वहां पे 80% है नेट सोन एरिया का। तो इस तरह से स्टेट्स में भी क्या है वेरी है नेट सोन एरिया को लेके ना, आप समझ सकते हो। तो फॉरेस्ट जो है ना फ्रेंड्स हमारे कंट्री के अंदर इज फार लोअर देन द डिजायर्ड, यानी कि हमें एक्चुअल में कितना परसेंट होना चाहिए हमारे फॉरेस्ट कवर 33% जो हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है जो आउटलाइन किया था किसने हमारे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आया था 1952 में। लेना हमें कहाँ पे है 33%, फिर भी हमने काफी अचीव किया है ना फ्रेंड्स। जैसे देखिए 1960-61 में फॉरेस्ट के अंदर 18.11 थे, हमने उसको इंक्रीज करके 23.3 पे लाया है। बट हमें डिजायर जो है ना फ्रेंड्स कितना करना है 33% जो आउटलाइन किया था हमारे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 ने, है ना, आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि फॉरेस्ट तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है ना, ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे जो फॉरेस्ट के अंदर जो है ना फ्रेंड्स मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ रहते हैं जो दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं वहां पे उनके लिए बहुत उनके जिंदगी के लिए फॉरेस्ट बहुत जरूरी है ना। इसके साथ क्या है ना फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम द लैंड इज टर्म्स एंड वेस्टलैंड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। इसके साथ साथ हम बहुत सारे लैंड नॉन एग्रीकल्चर यूज में भी हम यूज करते हैं रोड्स के लिए बिल्डिंग्स के लिए, ये आप समझ सकते हो। अब वेस्टलैंड में क्या आता है ना फ्रेंड्स हमारे रॉकी एरिड एंड डेजर्ट्स, यानी कि जैसे लद्दाख मान के चलिए राजस्थान रॉकी जो
रॉकी जो एरिया है ना फ्रेंड्स, ये सारे आते हैं आपकी किस में, वेस्टलैंड, जो जहाँ पे हम अभी तक किसी भी प्रकार में यूज नहीं आया ना, ये आप समझ सकते हो। अब नॉन एग्रीकल्चर यूज में कौन कौन से आते हैं आपके, सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, ये सारे किस में है, नॉन एग्रीकल्चर यूज, ये आप समझ सकते हो। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज, यानी कि अब इस तरह से हम लैंड तो यूज कर रहे हैं बट उसकी कंजर्वेशन यानी कि लैंड की कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है ना, इसीलिए हमें एक अप्रोप्रिएट मेजर्स की बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज हमारा क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगी ना, लैंड खत्म हो जाएंगे, ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे अदरवाइज, है ना, ये आप समझ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है ना, कुछ टॉपिक्स हैं वो हम बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।